पीटीआई का एक रिकॉर्ड रहा है कि एज ऑपोजिशन उन्होंने हुकूमत को बहुत टफ टाइम देखा है, और अगर हम ये कहें कि ऑपोजिशन की जानिब से पहले ही तिबरे जंग बजाया जा चुका है कि उन्होंने आईएमएफ को खत भी लिख दिया है, तो क्या समझती हैं, जिस तरह सलीम बुखारी साहब ने कहा है कि सवाल यही है कि इस ऑपोजिशन के होते हुए इतने जो स्ट्रॉन्ग चैलेंज कर सकती है हुकूमत को, क्या ये पॉसिबल है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि जो जो चैलेंजेस उन्होंने जिक्र किया है, जो जो उनको आने वाले चैलेंजेस है, उनसे वो निमट सकेंगे? शुक्रिया जी। ये तो अब चैलेंजेस जो हैं शहबाज शरीफ साहब को मालूम थे जब उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन में कदम रखा, पर जब उन्होंने इलेक्शन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ये फैसला भी किया कि उन्होंने हुकूमत बनानी है, बावजूद इसके कि उनके पास वो सिंगल लार्जेस्ट मेजॉरिटी पार्टी भी नहीं थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं थे, मगर फिर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने ये फैसला किया कि वो हुकूमत बनाएंगे और शहबाज शरीफ साहब ही जो है वो वजीर आजम बनेंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से कोई और वजीर आजम नहीं बनेगा। तो मेरे ख्याल में इन सब चैलेंजेस का उनको उस वक्त एहसास था, और उस वक्त उनको ये भी एहसास था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है ना सिर्फ वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगी क्योंकि उसके नंबर्स भी ऐसे हैं, और दूसरा जो पार्टी जिन हालात में इन इलेक्शंस में इतने बड़े नंबर लेकर पार्लियामेंट तक पहुंची है, तो अब उसके बाद मेरे ख्याल में इससे कम ऑपोजिशन तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से एक्सपेक्ट करना जो है वो गलती होगी। और तीसरी बात ये, 2018 में इमरान खान साहब भी वजीर आजम जब बन के आए थे, एक ऐसे इलेक्शन के बाद जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को लग रहा था कि उनसे उनकी हुकूमत या मेजॉरिटी छीनी गई है, तो उन्होंने भी बिल्कुल ऐसा रवैया रखा था। इमरान खान साहब की जो पहली तकरीर थी एज वजीर आजम पार्लियामेंट में, उसमें ऑपोजिशन ने इतना ही शोर डाला था और उनकी भी तकरीर सुनने नहीं दी गई थी। तो आज हम सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आज बिल्कुल वैसा ही होगा। ये तो अब हमारी जो सियासत है जिस तरह वो चल रही है, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ क्या हम में से कोई भी इससे कोई मुख्तलिफ चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, अबूजर साहब, JUIF की अगर हम बात करें, उन्होंने तो अपना स्टांस को क्लियर कर ही दिया है कि उन्होंने इस तमाम तर कार्रवाई से बायकॉट किया, लेकिन अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें तो उनका स्टांस क्या है? उन्होंने बात वाजे की है कि वो आज वोट कास्ट करेंगे, इस कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे और शहबाज शरीफ साहब को वजीर आजम बनाएंगे, मगर साथ ही साथ वो इस पॉइंट पर भी क्लियर हैं कि आने वाले किसी भी फैसले में वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, और अगर उन्हें कहीं पर भी एतराज होगा तो हो सकता है कि वो उन्हें टफ टाइम दे। क्या कहेंगे आप, किस तरह से देख रहे हैं पीपल्स पार्टी की पोजीशन हुकूमत साजी में? देखें, ये तो मेरे ख्याल से इसका बेहतर जवाब तो पीपल्स पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव ही दे सकता है, लेकिन खैर ये अगर आप पीडीएम की गवर्नमेंट भी देख लें, जो पहले पार्ट 1 था पीडीएम की हुकूमत का, उसके अंदर भी पीपल्स पार्टी ने ऐसी मिनिस्ट्री ली थी जिससे आप ऑन द बेसिस ऑफ विच आप कोई परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते एक गवर्नमेंट की, खासकर उस पॉलिटिकल पार्टी की। फॉरेन मिनिस्ट्री ले ली आपने, बिलावल साहब ने उस पर फॉरेन ट्रिप्स तो सारे कर लिए, कोई वाटर एंड पावर वाटर की मिनिस्ट्री ले ली, लेकिन जो मेन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जज करने वाली आपकी मिनिस्ट्रीज होती हैं या कोई पॉलिटिकल परफॉर्मेंस जज का जो करने वाली मिनिस्ट्रीज होती है, वो सारी उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के हिस्से में डाल दी। इसी तरह उन्होंने स्पीकर की सीट ले ली, तो जिससे आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो मैंडेट लेके आती है आप उसकी परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते। अब मेरे आसिफ अली जरदारी साहब चले हमारे सियासी मुखालिफ तो हैं, लेकिन उनको अपनी मफादात जो होते हैं उनको बेहतर तरह पेश करना आता है, ये उनमें क्वालिटी है, अपने जाती मफाद के लिए वो फैसले अच्छे करते हैं। अब इसमें अगर वो देख लें, उन्होंने अभी भी ऐसे ही करना है, उन्होंने मैक्सिमम पॉलिटिकल पोजीशंस पोर्टफोलियोज ले लेने हैं, लेकिन जहां से गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जज होगी अगले 1 साल में 6 महीने में, क्योंकि अभी IMF का आपको पता है पैकेज दोबारा रिव्यू होना है, उसके बाद आपको नया पैकेज आएगा, तो उसके साथ बड़े हार्ड और आपने इकोनॉमिक डिसीजन लेने हैं, आपने टैक्सेशन बढ़ानी है, आपने उसमें जो फिस्कल डिसीजन से आपकी जो आवाम है उसके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा, तो क्या वो आवाम उसको अब्जॉर्ब कर सकती है नहीं कर सकती, ये बहुत बड़ा सवाल है।
और अगर वो नहीं कर सकती तो उसका जो बैकलैश है वो जाहिर बात है हुकूमत वक्त पे आएगा। लेकिन हुकूमत वक्त में वो चेहरे जो उनके तो फैसले अबूजर उस वक्त साहब, ऐसे में पीटीआई ने अपनी क्या हिकमत अमली बनाई है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी उन्हें साथ चलने की दावत दी है। अब पीटीआई की स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि इससे पहले पीटीआई ने अपनी एक चाल तो चल ही दी है आईएमएफ को खत लिखकर। देखिए, पीटीआई की क्लियर स्ट्रैटेजी ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक गैर आईनी गैर कानूनी वजीर आजम है इस वक्त। उनका जो मैंडेट है जिसके ऊपर वो बैठे हुए हैं वो चोरी का मैंडेट है, वो डाके का मैंडेट है, क्योंकि पाकिस्तान की अभी तक इलेक्टोरल हिस्ट्री के अंदर कभी भी नहीं हुआ कि एक पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आने के बाद रिगिंग हुई हो। यहाँ पे फॉर्म 45 जो हम जिसको चीख रहे हैं ये रिजल्ट होता है, बस उसको कंपाइल करने के बाद एक सीट अनाउंस होनी थी, तो वो 80 सीटों के ऊपर वो रिजल्ट चेंज कर दिए गए 70 से 80,000, 50,000, 1 लाख की लीड वाले कैंडिडेट्स के। तो इस वजह से हमारा क्लियर पॉइंट है कि ये जितनी सीटें छीनी गई हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ की, जब तक ये वापस नहीं होगी तो शहबाज शरीफ साहब को बिल्कुल हम लोग कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे ये एक लीगल तरीके से या एक लेजिटिमेट पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि ये एक डाके से जबरदस्ती जोर से छीना हुआ मैंडेट है जो हमें कबूल नहीं है। ना हमारी जो पॉलिटिकल सपोर्ट है, हमारा जो जितना सपोर्ट है पाकिस्तान के अंदर, ना उनको कबूल है। तो इस वजह से हम इनको बिल्कुल टफ टाइम देंगे। इनको लग रहा है कि ये मैंडेट चोरी करके इस तरह आराम से रूल कर लेंगे पाकिस्तान को, तो ये इनकी भूल है। इनको बिल्कुल टफ टाइम मिलेगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी देखें आगे होता क्या।